नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज आप बात करेंगे आपके लोन की, क्योंकि खबर आई है अच्छी आरबीआई की तरफ से। दरों में हो गई है कटौती, रेपो रेट काट दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको लोन और सस्ता मिलेगा। रेपो रेट वो दर जिससे बैंक जो है, आपका बैंक, वो आरबीआई से कर्ज लेता है, जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है और उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत और जोड़कर आपको कर्ज मिल जाता है। तो अब रेपो रेट हो गया है कटने के बाद, आपको बता दूं कितना हो गया है, 6% पर आ गया है। लेकर आते हैं आपके लिए वो नंबर्स। 1/4% यानी 25 बेसिस पॉइंट की, यानी कि 1/4 ऑफ द परसेंटेज की कट की है। पहले 6.25% था, अब 6% पर रेपो रेट आ गई है। यानी आरबीआई ने अपने खुद के कर्ज को सस्ता किया, लोन बांटने का जो रेट है उसको सस्ता किया। तो अब आपको आपके बैंक से भी कर्ज सस्ता मिलेगा। और दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं, जिन्होंने लोन ले रखा है और जिनका भी लोन, आजकल ज्यादातर लोन रेपो रेट से लिंक होते हैं ऑटोमेटिकली, अब आपका जो ईएमआई है वो कम हो जाएगा। लेकिन कई बार इसमें भी थोड़ा सा पेच होता है, आपको अपने बैंक से बोलना पड़ता है, तब वो कम करते हैं, टेन्योर के साथ आगा पीछा करते हैं। वो सब हम आपको बताएंगे आगे शो में कि अगर आपको भी अपनी ईएमआई कम करानी है तो क्या करना होगा। अब सबसे आसान उदाहरण जो रहता है लोन के घटने का या ईएमआई के कम होने का, वो हम अक्सर दे सकते हैं आपके होम लोन के ईएमआई से। तो आइए कुछ उदाहरण से आपको आइडिया दे दूं कि आज का जो रेट कट हुआ है उससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 50 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है 20 साल के लिए, और बैंक ने 1/4% जितना कमी हो गई है आज के कटौती के बाद, उतनी ही आपके जो लोन रेट है उसमें से भी कट होता है। तो अगर आप 8.25% पर आपने लोन ले रखा था, तो अब आपकी ब्याज दर हो जाएगी 8%। तो देखिए कितना फर्क आएगा ईएमआई में। 42,603 रुपए की जो ईएमआई थी वो घट के हो जाएगी 41,822 की। आप कहेंगे 781 रुपए तो घट गए महीने में, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा हिसाब लगाइए, इसे पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद फिर इसे आप 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ी रकम बनती है, बहुत इंपैक्ट आता है। और आपने पिछली पॉलिसी में भी ये लगभग इतनी ही कमी आई थी, क्योंकि वहां भी 25 बेसिस पॉइंट कम हुए थे। अगली एक पॉलिसी में शायद और रेट कट हो जाए, तो ये जुड़ के जो अमाउंट बनेगा वो सब जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि ये 20 साल के लिए एक बड़े अमाउंट का लोन है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो 50 लाख के लिए हुआ। मसलन बड़े शहर वालों को थोड़ा और ज्यादा महंगा घर मिलता है। 75 लाख का लोन लिया अगर आपने 20 साल के लिए 8.25% पर, आपकी ईएमआई में 1172 रुपए का अंतर यहां पे आ जाएगा। और कोई उदाहरण अगर आपके लिए, शायद 1 करोड़ वाला उदाहरण भी हमने आपके लिए बनाया, देख लेते हैं। बॉम्बे जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, इन दिनों तो बड़ी और प्रीमियम प्रॉपर्टीज भी काफी बिक रही है। 1 करोड़ का अगर आपने लोन लिया है 20 साल के लिए, तो आपकी ईएमआई में 1500 रुपए का फर्क अभी से आ जाएगा। 85,207 रुपए की ईएमआई अब 83,644 पे पड़ेगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको ये फिगर छोटी लग रही है तो उससे पहले 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 1 साल, और फिर 20 साल से मल्टीप्लाई कीजिए, वो बड़ा अंतर आपको दिखने लगेगा कि फर्क कितना बड़ा होता है, राइट। लेकिन सवाल इससे ज्यादा बड़ा है जो आज हम उठा रहे हैं। देखिए, लोन लेना कोई बहुत अच्छी चीज भी नहीं है, लेकिन एक खराब चीज भी नहीं है। इसीलिए तो लोन के प्रोडक्ट बाजार में हैं। लेकिन किस चीज के लिए लोन लेना चाहिए? क्या हर चीज छोटी मोटी जो मन में आ जाए उसे लोन लेके खरीद लेना चाहिए? क्या एक अच्छी प्रैक्टिस है ये, हाँ या नहीं, वो आपको बताएंगे। उसके अलावा अगर आज सब कुछ सही भी है, थोड़ा एंटिसिपेशन कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अभी आप देख रहे हैं सब किस तरह का अर्थव्यवस्थाओं में स्थिति है दुनिया भर में, भारत पर भी उसका इंपैक्ट आ सकता है। किस तरह के जॉब में आप हैं, किस तरह का काम आप करते हैं, तो क्या आपके लिए एक लोन सस्ता होता हुआ दिख रहा है? लेकिन क्या सस्ती चीज है, कोई डिस्काउंट पे चीज मिल रही है तो आप उसे ले लेंगे क्योंकि वो डिस्काउंट पर है? शायद हाँ, शायद ना। ये हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भाई किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि लोन का रीपेमेंट भी तो आपको करना है ना, उसका किस्तें चुकानी है, उसका ब्याज भरना है, उसका प्रिंसिपल चुकाना है। यही सारी बात आज हम करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राशि वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब और फिन वाइज पर्सनल फाइनेंस सर्विसेज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, राइट। तो पहला तो एक क्विक कमेंट ही ले लेता हूँ। फिरोज साहब, और एक कट आ गया है 25 बेसिस पॉइंट का, इससे पहले एक आया, और आज काफी सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि निश्चित तौर पे 1 या 2 कट तो और आने, यानी मैं अगर सबको जोड़ दूं तो करीब 1% का या 100 बेसिस पॉइंट का कट आने वाले 2-4-6 महीने में शायद इकट्ठा हो जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? लोन लेने वालों के लिए किस तरह की खबर है? विपिन सर, गुड इवनिंग। जैसे आपने सही फरमाया कि
आरबीआई ने अगर पहला रेट कट फरवरी में किया था इस साइकिल में, अब दूसरा वाला अभी अप्रैल में किया, तो यहाँ पे रुकने वाली है नहीं बात। जहां आप उनके स्टांस को थोड़ी बारीकी से समझते हैं, उनके जो अल्फाज यूज किए गए थे, तो वो बहुत अकोमोडेटिव स्टांस है। तो 50 पैसे की और रेट कट, 1% की रेट कट काफी मुनासिब है। जब 25 पैसे का आंकड़ा दिखाया, वही 25 पैसे फरवरी में भी मिले थे, अभी भी मिले हैं, और 50 पैसे मिलेंगे, तो वो 4 टाइम से मल्टीप्लाई होगा, फिर 12 महीने से, फिर 20 साल से। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट द रेट कट साइकिल वापस आई। वो सेकंड रेट कट भी आया, ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने थोड़ा काम किया, जीडीपी की फोरकास्ट थोड़ी कम है, तो रेट साइकिल थोड़ा एक्सपर्टाइट भी हुआ मेरे हिसाब से। अगर आप देखें 2009 से विपिन सर 5 रेट साइकिल्स हुई हैं, ये पांचवी शुरू हुई है। टोटल 14 साइकिल्स में अगर हम अपने पूरे लास्ट 15 साल को डिवाइड करते हैं, तो 5 रेट कट साइकिल में, ये रेट कट साइकिल में आपको और 50 पैसे का जो अंदेशा था, वो काफी वैलिडेट हो रहा है उस डेटा से। अगर आप प्रीवियस 4 साइकिल्स को भी एनालाइज करें, 2010 टू 12, 14 टू 15, 18 टू 18 में ही एंड में, वैसे ही 22 टू 23 अप्रैल एक साल में रेट कट साइकिल हुई थी। सो आई होप आपके मुंह में घी राइट। शक्कर। तो आपने ग्राहकों दर्शकों को खुश करने वाली बात कही कि अभी और ये रेट कट 2 और आएंगे, तो यानी वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि आप मल्टीप्लाई बाय 4 करिए और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 12 और 20 जो करना है करिए, तो आपको वो बड़ा सिनारियो, बड़ा पिक्चर दिखेगा। प्रतिभा, तो देखिए, लोन लेने वालों के लिए, और मैंने जैसे कहा कि आगे चलते हुए कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि लोन किसे लेना है, किसे नहीं लेना है, क्या सस्ता लोन मिल गया है तो ले ही लेना है, किन चीज़ों पर लेना नहीं लेना है। लेकिन उससे पहले आप लोन लेने का जब भी सोचें तो क्या मन में आना चाहिए, क्या सवाल उठना चाहिए पहले? पहले तो लोन उस चीज के लिए अगर लेंगे जो एक असेट बन सकता है या आपका इनकम को बढ़ा सकता है, तो ये एक गुड लोन माना जाता है। ये दो चीज है कि एसेट वैल्यू, आपका नेटवर्थ बढ़ रहा है, एसेट बन रहा है एक, या फिर इनकम बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि ये क्या अप्रोप्रिएट है। कि अगर मेरे मेरे बस की बात है कि मैं 20 लाख का गाड़ी खरीदूं, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट कम हो गया और मुझे दिखाई दे रहा है कि और इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है। जैसे आपने बताया अभी 50 लाख के होम लोन पे 750 रुपीज का फर्क पड़ा किसी को, 2 रेट कट से तो 1500 ऑलरेडी फर्क पड़ गया, आपको दिख रहा है और 2 रेट कट है, तो क्या मुझे 40 लाख का गाड़ी लेना चाहिए? तो क्वेश्चन इज नो, क्योंकि वो क्या वो आपका सेट बन रहा है, क्योंकि आप एक बार ड्राइव करोगे आउट ऑफ द शोरूम तो उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू हो जाता है। क्या वो इनकम बढ़ाता है? आप तो पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, ना ही उसको मतलब बिजनेस के लिए ले रहे हो, तो इनकम भी नहीं बढ़ रहा है। क्या आपके लिए अप्रोप्रिएट है 20 लाख का गाड़ी आपके लिए अप्रोप्रिएट है कि 40 लाख का गाड़ी आपके लिए अप्रोप्रिएट है? तो अपार्ट फ्रॉम पहले 2 रूल्स ये भी चेक करना है कि आपके हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या ये अप्रोप्रिएट है, ये इतना लोन लेना आपका बनता है कि नहीं। प्रतिभा ये नहीं कह रही कि आपको लोन नहीं लेना है, वो ये कह रही है कि आपको सोच समझ के लोन लेना है। हो सकता है कि आप कार अपफ्रंट ना खरीद पाएं, पैसे जमा करके कार खरीदने वाले शायद बिरले ही होंगे, मैं कम ही लोगों को ऐसा जानता हूं। फिरोज साहब, क्या बेटर है? मतलब क्या आप हर चीज के लिए पहले फाइनेंस को जुटाएंगे, या आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में लोन को, पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है कि जो भी आपके पर्सनल फाइनेंस का पोर्टफोलियो है जिसमें आप सब कुछ करते हैं, लोन को कहां रखना चाहिए उसमें? सर देखिए, लोन के काफी सारे पहलू हैं। मेरे हिसाब से लोन अगर एसेट के लिए लिया जाए तो अलग बर्ताव होगा, एक खर्च के लिए लिया जाए तो अलग बर्ताव होगा। जैसे होम लोन, कार भी मैं मानूंगा ऑफ कोर्स वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, एटलीस्ट कुछ आ तो रहा है हाथ में। अगर मैं वॉशिंग मशीन खरीद रहा हूँ तो वो तो वाइट गुड है, वो तो डिप्लीट हो ही जाएगी, उसकी कभी रीसेल वैल्यू आएगी नहीं। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि लोन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी कंपनी देख लीजिए, ज्यादातर कंपनियों की डेट टू इक्विटी रेशियो 0 नहीं होती। अगर कंपनी बोरो कर सकती है, एक परिवार बोरो क्यों नहीं कर सकता? बट सबसे बड़ी ये चीज है कि कितनी मात्रा में करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी मात्राएं कैसे देखी जाए? आपकी कमाई से और उसकी ईएमआई की तुलना की जाए, आपकी टोटल लोन से आपकी टोटल नेटवर्थ की तुलना की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान की 1 करोड़ की नेटवर्थ हो, तो उसका टोटल लोन 20 से 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। दैट इज 20-25% लेवरेज ऑन नेटवर्थ। अब कोई भी, अगर अगर मैं ईएमआई की बात करूं, तो सैलरी के 25 to 30% आपकी पोस्ट टैक्स सैलरी से ज्यादा आपकी ईएमआई नहीं आनी चाहिए। ऑफ कोर्स होम लोन जब लेते हैं इंसान, काफी आगे बढ़ जाती है बात, 50-60% तो ईएमआई में चला जाता है कार और होम लोन के। ये
हाई टिकट आइटम्स हैं. So if you can't keep your EMIs restricted to 30% of your post-tax salary, you're biting more than you are chewing. ओके, तो आप कह रहे 25% से ना 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 25 रुपए से ज्यादा आपके ईएमआई या लोन्स में नहीं जाने चाहिए, राइट? Absolutely, Vipin sir. ठीक है, चलिए, तो ये एक थंब रूल हुआ, क्योंकि इससे ऊपर आप जैसे ही लेके जाएंगे या तो फिर आप अपनी लाइफस्टाइल में कटौती करेंगे या हर महीने अपना सिर खुजाएंगे कि भाई कहाँ फंस गया मैं, किस तरह की चीजें मैंने कर ली। क्योंकि एक बार तो आप ले लेंगे, जो चीज आप उससे लेंगे वो थोड़े दिन में शायद आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, लेकिन वो ईएमआई आपको तब तक चुकानी पड़ेगी जब तक वो खत्म नहीं होगी। और बीच में कभी भगवान ना करे कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी खराब कर देगी।